1,20,00,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को एक टैक्टिक ऑफ वॉर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में 1 साल की बच्ची तक का रेप डॉक्यूमेंट किया गया है। 24 मिलियन बच्चे यानी पूरी नस्ल तबाही के दहाने पर खड़ी है। लोग भूख से मर रहे हैं। फेमिन यानी कहत ने पूरे इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में 80% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सूडान की। अभी हाल ही में सूडान के एक शहर अल-फशर, जो आर्मी का आखिरी मजबूत गढ़ था, उस पर भी पैरामिलिट्री RSF ने कब्जे का दावा कर दिया है, जिसके बाद वहाँ फंसे लाखों शहरियों की किस्मत का कुछ पता नहीं। वहाँ से मैस किलिंग और एग्जीक्यूशंस की खबरें आ रही हैं। अब तक 2000 से ज़ायद शहरी अपनी जान खो बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूडान में ये सब क्यों हो रहा है और आखिर UAE इसमें कैसे मुलव्विस है और क्या UAE भी इजराइल की तरह मासूमों को मारना चाहता है। सूडान की इस बदकिस्मती को समझने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा। उमर अल-बशीर ने 1989 में एक मिलिट्री कूप के जरिए पावर हासिल की। उसने आते ही मुल्क को अपनी जायदाद समझना शुरू कर दिया। 30 साल तक उसने सूडान के रिसोर्सेज को ऐसे लूटा जैसे उसकी ज़ाती जागीर हो। करप्शन अरूज पर थी और अवाम पॉवर्टी लाइन के नीचे पिस रही थी और बशीर और उसके साथी अमीर से अमीरतर होते जा रहे थे। बशीर एक बहुत ही चालाक डिक्टेटर था। उसे हमेशा एक डर रहता था कि कहीं उसकी अपनी रेगुलर आर्मी SAF उसका तख्ता ना उलट दे। इस डर का इलाज उसने ये निकाला जिसे कहते हैं कूप प्रूफिंग। इसका मतलब था अपनी ही आर्मी के मुकाबले में एक और उससे भी ज़्यादा जालिम और वफादार फोर्स खड़ी करना। ये मौका उसे 2000s के शुरू में मिला जब सूडान के मगरबी इलाके दारफुर में बशीर के खिलाफ बगावत शुरू हुई। बशीर ने अपनी रेगुलर आर्मी SAF के बजाय वहाँ के मुकामी अरब कबाइल पर मुश्तमिल मिलिटेंट्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्हीं मिलिटेंट्स को नाम मिला जंजावीद यानी डेविल्स ऑन हॉर्सबैक। इन जंजावीद को बशीर ने खुली छूट दी थी। इनका काम बगावत को चलना था। इन जंजावीद पर दरफाफोर में तारीख के बदतरीन वॉर क्राइम्स के इल्ज़ामात लगाए, गाँव के गाँव जलाना, मैस रेप और जेनोसाइड। और इन्हीं जंजावीद के सबसे खौफनाक और ताकतवर लीडर उभर कर सामने आए, मोहम्मद हमदान दगोलो, जिसे दुनिया आज हमती के नाम से जानती है। बशीर अपनी कूप प्रूफिंग की स्ट्रेटजी से बहुत खुश था। हमती ने उसके लिए दरफाफोर में खून की नदियाँ बहा दी थी। इनाम के तौर पर बशीर ने 2013 में इन्हीं जंजावीद को एक नया ऑफिशियल नाम दिया, द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, और हमती को इसका जनरल बना दिया। आप लोगों ने ये RSF का नाम याद रखना। लेकिन बशीर ने हमदती को सिर्फ रैंक नहीं दिया, उसने उसे दौलत दी। उसने दरफाफोर की सोने की कानों का कंट्रोल हमदती के हवाले कर दिया। हमदती जो कि एक मामूली शख्स था, अब सूडान का सोना दुनिया भर में बेचकर दुनिया का अमीर तरीन वॉर लॉर्ड्स में से एक बन चुका था। तो मंजर ये था, सूडान के पास 2 आर्मीज थी। एक ऑफिशियल आर्मी SAF जिसका हेड था जनरल बुरहान, और दूसरी बशीर की प्राइवेट आर्मी RSF जिसका हेड था बशीर का पालतू मॉन्स्टर हमदती। 30 साल के जुल्म, करप्शन और गुर्बत के बाद आखिरकार 2019 में सूडान की अवाम का सबर जवाब दे गया। इस अवामी समंदर के सामने बशीर की 30 साल डिक्टेटरशिप टिक ना सकी। लेकिन यहाँ एक धोखा हुआ। अवाम ने सोचा कि अब पावर उन्हें मिलेगी, लेकिन हुआ क्या? बशीर को हटाने वाले भी यही 2 जनरल्स थे, जनरल बुरहान और जनरल हमदती। इन दोनों ने मिलकर बशीर को तो कैद कर लिया, लेकिन पावर अवाम को देने की बजाय खुद ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनाकर कुर्सियों पर बैठ गए। अवाम ने प्रोटेस्ट जारी रखा। मजबूरन जनरल्स को 2021 में एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ पावर शेयरिंग डील करनी पड़ी। सूडान में डेमोक्रेसी की कमज़ोर सी किरण नज़र आने लगी थी, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। बुरहान और हमदती को ये सिविलियन सेटअप पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि सिविलियन गवर्नमेंट उनसे उनकी पावर, उनकी दौलत और उनके वॉर क्राइम्स का हिसाब मांग लेगी। तो 2021 में इन दोनों जनरल्स ने, बुरहान और हमदती ने मिलकर सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक और कूप कर दिया। अवाम की 2019 की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सूडान की फ्रेजाइल डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया गया। लेकिन 2 ताकतवर जनरल्स जो एक दूसरे के दुश्मन बनाए गए थे, कब तक एक साथ रहते? मुल्क एक था, लेकिन बादशाह बनने के ख्वाब 2 देख रहे थे। इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं था कि RSF को आर्मी में कैसे इंटीग्रेट करना है। असल जंग थी सूडान के सोने पर, सूडान के रिसोर्सेज पर और सूडान के मुकम्मल कंट्रोल पर। और आखिरकार 15 अप्रैल 2023 को बशीर के बनाए हुए ये 2 मॉन्स्टर्स पूरे मुल्क पर कब्जे के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जंग का आगाज़ दारुल हुकूमत खोरतम से हुआ। RSF जो शहरी जंग के माहिर थे, उसने पलक झपकते ही शहर के सारे अहम हिस्सों, एयरपोर्ट्स और सरदरी महलात पर कब्जा कर लिया। ये कोई 2 आर्मीज़ के बीच ट्रेडिशनल जंग नहीं थी। ये RSF का वही पुराना तरीका वारदात था जो उन्होंने दारफुर में इस्तेमाल किया था। शहरों पर कब्जा करो और आवाम को दहशत से कुचल दो।
आरएसएफ ने खोर्तम और ख़ास तौर पर दारफुर के इलाकों में जो किया, उनका निशाना हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और रेजिडेंशियल एरियाज थे। आरएसएफ की स्ट्रेटजी ये थी कि अवाम को इतना तोड़ दो कि वो रेगुलर आर्मी एसएएफ की हमायत का सोच भी ना सकें। और फिर हमारी नज़रें जाती हैं अल-फशर पर। नॉर्थ दारफुर का यह शहर आर्मी का आखिरी मजबूत गढ़ था और लाखों बेघर अफराद के लिए एक पनाहगाह बना हुआ था। आरएसएफ ने इस शहर का वैसे ही मुहासरा किया जैसे तारीख में पुराने किलों का किया जाता था। जब आरएसएफ ने आखिरकार अल-फशर पर हमला किया और उस पर कब्जा करने का दावा किया तो वहां से क़यामत की खबरें आने लगीं। आरएसएफ जो बुनियादी तौर पर जंजावीद माइंडसेट रखती थी, उस पर इल्ज़ाम लगा कि वो गैर अरब कबाइल जैसे मुसलित, फर और ज़गावा को ख़ास तौर पर निशाना बना रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ अरब मुस्लिम्स ही सुपीरियर हैं और उन्हें ही सूडान में रहने का हक है, ये अफ्रीकन मुस्लिम्स सूडान के नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ फाइटर्स ने हॉस्पिटल्स के अंदर घुसकर मरीजों और स्टाफ के कत्ल किए हैं। अल-फशर के सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और उनके साथ मौजूद लोगों समेत सैकड़ों अफराद के मैस किलिंग की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि आरएसएफ के फाइटर्स अपनी इन्हीं एट्रोसिटीज़, लोगों को कत्ल करने, एग्जीक्यूशंस करने की वीडियोस खुद बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। ये सब दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इनमें से तकरीबन 90 लाख मुल्क के अंदर ही दर बदर घूम रहे हैं, जबकि 30 लाख से ज़्यादा ने पड़ोसी मुल्कों में पनाह ली है। अमवात की गिनती करना इस जंग में बहुत क्योटिक है। यूएन के मुताबिक हज़ारों सिविलियंस कत्ल हो चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि असल तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। कुछ एस्टिमेट्स ये तादाद 1,50,000 तक बताती है। पहले तो आरएसएफ को फंडिंग वहाँ का पुराना डिक्टेटर कर रहा था, मगर आज आरएसएफ को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? जवाब है यूएई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ही आरएसएफ का सबसे बड़ा एक्सटर्नल बैकर है। यूएई पर इल्ज़ाम है कि वो आरएसएफ को हाई टेक वेपन्स, चाइनीज़ ड्रोन्स और मिलिट्री सपोर्ट फराहम कर रहा है। ये सपोर्ट अक्सर चैड या लीबिया के रास्ते से पहुंचाई जाती है। हत्ता कि यूके का बनाया गया मिलिट्री इक्विपमेंट जो यूएई को फ़रोख्त किया गया था, वो भी सूडान में आरएसएफ के पास से मिला है। यूएई आरएसएफ को सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसके कई मकासद हैं। पहला है गोल्ड। हम देते कि सोने की कानों से निकलने वाला ज़्यादातर सोना दुबई की मार्केट में ट्रेड होता है। ये इलीगली जाता है और यूएई में मार्केट से बहुत सस्ता होता है। दूसरा है फर्टाइल लैंड। यूएई सूडान की कई ज़मीनों का मालिक है। क्योंकि खुद यूएई की ज़मीनें रेगिस्तान हैं, तो वो सूडान के फर्टाइल लैंड यूज़ करना चाहता है। तीसरा है मर्सनरीज। यूएई ने हमदती के आरएसएफ के फाइटर्स को यमन और लिबिया के जंगों में भी इस्तेमाल किया। यूएई इन इल्ज़ामात को खुद मुस्तरद करता है, लेकिन ज़मीनों पर मौजूद शवाहिद और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मुख्तलिफ कहानी बताती हैं। आरएसएफ और यूएई के मुकाबले में है रशिया। तारीखी तौर पर रशिया सूडान की रेगुलर आर्मी एसएएफ का बड़ा वेपन सप्लायर रहा है। आज भी रशिया ईरान और तुर्की के साथ मिलकर एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया का वैगनर मर्सनरी ग्रुप हमदती के साथ मिलकर सूडान की गोल्ड ट्रेड में शामिल रहा है। अमेरिका ने पीस टॉक्स करवाने की कोशिश की, जिसको जद्दा टॉक्स कहते हैं, लेकिन वो नाकाम हो गई। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका के अपने अलायंस, खासकर यूएई और इजिप्ट सूडान में आग को हवा दे रहे हैं। यूएई आरएसएफ आर्म सप्लाई कर रहा है, जबकि इजिप्ट एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है। जब आपके अपने दोस्त ही जंग को फ्यूल कर रहे हों तो अमन कैसे हो सकता है? तो आज सूडान में जो हो रहा है वो एक सिविल वॉर से कहीं ज़्यादा है, और इस पूरी जंग का खमियाजा सूडान के आम लोग भुगत रहे हैं। वो बच्चे जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया, वो औरतें जिन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और वो लाखों लोग जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।